स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर ना बिहार का एक बहुत ही डिटेल्ड 3D मैप दिया गया है और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पर लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। ओह नाइस। और इस मैप पर टोटल क्षेत्रफल भी हाईलाइट किया गया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। राइट, लेकिन यहाँ जो सबसे मेन विजुअल पॉइंट है ना, वो इसके बॉर्डर्स हैं। उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिले हैं, दक्षिण में झारखंड के साथ 9 जिले, पूर्व में वेस्ट बंगाल के साथ 3 और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले लगते हैं। एक डाउट है यहाँ। मेरा मतलब है, क्या मैं ये सारे कोऑर्डिनेट्स और हर एक जिले का एग्जैक्ट नंबर याद रखना पड़ेगा? ये तो बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। मैं बताती हूँ। देखो, कोऑर्डिनेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि बॉर्डर्स पर कितने जिले लगते हैं। और हाँ, टोटल क्षेत्रफल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गॉट इट। वेट, मैं इस स्लाइड पर एक लाल रंग का बॉक्स दिख रहा हूँ, टेस्टिंग जोन। यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन बी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। और दूसरा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आंसर दिया है पश्चिमी चंपारण। ये तो डायरेक्ट एग्जाम अलर्ट है। एग्जैक्टली ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं और एग्जाम में इनको बिल्कुल रट लेना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, ये विजुअल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, यहाँ जमीन का एक 3D क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ऐसे समझो जैसे जमीन का एक कटा हुआ हिस्सा हो जिसमें अलग अलग लेयर्स में पहाड़, फ्लैट मैदान और नीचे कठोर चट्टानें साफ दिख रही हैं। ओ, तभी इसका टाइटल फिजियोग्राफिक डिविजन्स है। यहाँ 3 भाग बताए गए हैं। पहला, उत्तर पश्चिम में शिवालिक। दूसरा, गंगा का मैदान जो बेसिकली 95% हिस्सा कवर कर रहा है। और तीसरा, दक्षिण का पठारी भाग जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और ये नीज, शिस्ट और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना है। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने। पर एक डाउट है, अगर 95% हिस्सा सिर्फ मैदानी है तो पहाड़ और पत्थर बस उस 5% में सिमट गए। हाँ बिल्कुल, और इसी का तो फायदा है। इसी 95% मैदानी भाग की वजह से बिहार मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान यानी एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य है। दैट मेक्स सेंस। और मुझे यहाँ रेड बॉक्स भी दिख गया है। Q1 पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। आंसर सी 95%। और Q2 कितने मुख्य प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। आंसर बी 3। राइट, इन फिगर्स को एग्जाम के लिए मस्ट नो मान पर चलो। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इन 3 हिस्सों में से सबसे पहले हम पहाड़ों पर चलते हैं। वाओ, यहाँ तो एक बहुत सुंदर 3D पहाड़ की चोटी दिख रही है। हाँ, इस विजुअल में पहाड़ के आसपास घने जंगल और हरियाली वाला तराई क्षेत्र भी है। ये सोमेश्वर श्रेणी है जो बिहार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ सोमेश्वर किला 874 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ओके, और इसके डिटेल्स में लिखा है कि रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच एक हरा घाटी है जिसे दून वैली लिखा है, जो 32 किलोमीटर लंबी है। और रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी सांतपुर बताई गई है 240 मीटर्स पर। मेरा एक सवाल है यहाँ, ये दून वैली एक्चुअली होती क्या है? मैं समझाती हूँ। ये 2 पहाड़ों के बीच की एक सपाट और चौड़ी घाटी होती है, जैसे तुमने देहरादून सुना होगा। बस वैसे ही बिहार में ये हरहादून है। अच्छा, पहाड़ों के बीच का फ्लैट एरिया। तभी इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में डायरेक्ट सवाल है। Q1 सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आंसर बी सोमेश्वर किला। और Q2 रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी। आंसर सी संतपुर। एग्जैक्टली, इन पीक्स के नाम और उनकी ऊंचाई पर हमेशा फोकस करना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। पहाड़ से उतरकर अब हम उस 95% मैदानी इलाके में आते हैं। इस मैप पर तो कुछ नीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी झीलें मार्क की गई हैं। इन्हें ऑक्सबोलेक्स लिखा है। और नीचे दक्षिण की तरफ एक तल रीजन भी हाईलाइटेड है। सही देखा। इस स्लाइड का मेन टेक्स्ट बताता है कि उत्तरी मैदान घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियों से बना है। यहाँ नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सबो झीलें बनती हैं। इनको वहाँ की लोकल भाषा में चौर कहते हैं। चौर, ओके। और दक्षिणी मैदान के बारे में लिखा है कि ये त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है और ये उत्तरी मैदान से छोटा और संकरा है।
जो तल क्षेत्र यहाँ हाईलाइट किया है वो दक्षिण का निचला हिस्सा है, जो जल भराव के कारण राबी की फसल और दलहन के लिए वर्ल्ड फेमस है। बिल्कुल। पर एक मिनट, ये दक्षिणी मैदान का आकार अचानक से त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगुलर क्यों है? उसका रीजन ये है कि दक्षिण में जो पत्थर की बाउंड्री है ना, वो आगे पीछे है। इस इरेगुलर बाउंड्री की वजह से मैदान गंगा की तरफ बढ़ते हुए सिकुड़ जाता है और एक तिकोना आकार ले लेता है। आई गेट इट नाउ। और एग्जाम सेटर्स को ऐसी क्वेश्चंस पसंद है। रेड बॉक्स में देखो, Q1 गोखुर झीलू को क्या कहते हैं? आंसर बी चौर। और Q2 दक्षिणी मैदान का आकार कैसा है? आंसर सी त्रिभुजाकार। हाँ, ज्योग्राफी में लोकल मैप और शेप्स बहुत स्कोरिंग होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मैदान पार करके अब हम दक्षिण की पथरीली जमीन पर आ गए हैं। विजुअल में टोटली रॉकी हिल्स और उबड़ खाबड़ चट्टानों का 3D मॉडल दिख रहा है। ये द सदर्न प्लेटो की स्लाइड है। सही कहा। यहाँ कैमोर और रोहतास पहाड़ है जो दक्षिण पश्चिम में है और ये विंध्यन चट्टानों से बने हैं। इनमें चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन भरा पड़ा है। मध्य बिहार में राजगीर की पहाड़ियां 466 मीटर्स की हैं और मुंगेर में खदगपुर की पहाड़ियां 510 मीटर्स की हैं। और गया की पहाड़ियों का नाम भी है यहाँ, प्रेतशिला, रामशिला और ब्रह्मजोनी। एक डाउट दिमाग में आ रहा है, ये जो विंध्यन चट्टानें हैं इनका मेन यूज क्या होता है? देखो, ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं और इनमें चूना पत्थर मिलता है। और चूना पत्थर ना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल होता है। ओ वाओ, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल यूज। तभी टेस्टिंग जोन में भी डायरेक्ट आते हैं ऐसे सवाल। यहाँ BPSC 2020 का एक PYQ है, ब्रह्मयोनी हिल किस जिले में है? आंसर सी गया। और दूसरा सवाल, खड़गपुर पहाड़ियां कहाँ हैं? आंसर बी मुंगेर। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन लोकेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जमीन की बनावट देख ली हमने, अब बिहार की लाइफलाइन को समझते हैं। नदियां। इस डार्क मैप पर पानी की एक चमकती हुई लहर जैसा गंगा नदी को पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए दिखाया गया है और इस पर मेन जंक्शंस भी ग्लो कर रहे हैं। बिल्कुल। टेक्स्ट कहता है कि गंगा बिहार में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर्स है और ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ लिखा है कि इसकी सबसे अधिक लंबाई पटना जिले में है, 99 किलोमीटर्स। और प्रमुख संगम है फतुहा में पुनपुन नदी, मानेर के पास सोन नदी और खगड़िया में कोसी नदी गंगा में मिलती है। लेकिन ये पटना वाला पॉइंट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। सबसे ज्यादा लंबाई सिर्फ पटना जिले में ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पटना भौगोलिक रूप से गंगा के ठीक समानांतर मतलब पैरेलल बसा हुआ एक बहुत लंबा जिला है, तो नदी उसके साथ साथ काफी लंबी दूरी तय करती है। ज्योमेट्री। और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में ठीक यही पूछा गया है। गंगा कितने जिलों से गुजरती है? आंसर 12। और सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? आंसर बी पटना। ये नंबर्स तो एग्जामिनर के हमेशा से फेवरेट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। गंगा को बीच में रखकर अब देखना है कि उत्तर से कौन सी नदियां आकर उसमें मिलती हैं। इस 3D टेरेन में हिमालय के पहाड़ों से काफी सारी नदियां नीले रिबन की तरह मैदानों में आ रही हैं। ये नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। कोसी नदी पर बड़ा सा लिखा है बिहार का शोक। इसके बारे में लिखा है कि ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं और 250 सालों में 112 किलोमीटर पश्चिम खिसक गई है। हाँ, ये बहुत भयंकर है। और उसके बाद गंडक और बूढ़ी गंडक है। गंडक यूपी और बिहार की सीमा बनाती है और बूढ़ी गंडक गोखुर झीलें बनाती है। और सबसे पूरब में महानंदा नदी है जहां बहुत भारी वर्षा होती है, लगभग 1663 मिलीमीटर। पर यार एक डाउट है, कोसी नदी अपना रास्ता इतना ज्यादा बदलती क्यों है? 112 किलोमीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि कोसी जब पहाड़ों से आती है ना, तो अपने साथ भारी मात्रा में गार्ड यानी सिल्ट ले आती है। वो सिल्ट जमा होकर उसका अपना रास्ता ब्लॉक कर देती है और फिर पानी मजबूरन एक नया रास्ता बना लेता है। ओह आई सी, तभी इसे बिहार का शोक कहते हैं। टेस्टिंग जोन में ठीक यही पूछा है। Q1 बिहार का शोक कौन सी नदी है? आंसर सी कोसी। और Q2 उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? आंसर बी महानंदा। सही पकड़ा। ये शोक वाला टाइटल लगभग हर एग्जाम में आता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। उत्तर की नदियों की तबाही के बाद अब दक्षिण की नदियों का हाल देखते हैं। ये विजुअल थोड़ा अलग है। एक पथरीला 3D रिवर बेड है जिसमें पानी बहुत तेजी से बह रहा है। हाँ, ये पथरीली नदियों की नेचर को दिखाता है।
यहाँ सोन नदी है जो एमपी के अमरकंटक से निकलकर रोहतास में प्रवेश करती है और मनेर में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। उसके बाद पुनपुन और फल्गु का नाम है। पुनपुन फतूहा में मिलती है, लेकिन फल्गु के आगे लिखा है कि ये अपनी अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स के लिए जानी जाती है। एक कर्मनासा नदी भी है जो यूपी और बिहार की 76 किलोमीटर सीमा बनाती है, पर वेट, इसे अपवित्र नदी माना जाता है। हाँ, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन पहले तुम्हारे फल्गु वाले डाउट पर आते हैं। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, ये फल्गु में फ्लैश फ्लड अचानक क्यों आती है? मैं समझाती हूँ। देखो, दक्षिण का जो इलाका है वो पथरीला और पथरीला है, तो जब वहां बारिश होती है ना, पानी जमीन में रिसने के बजाय ठीक एक वाटर स्लाइड की तरह तेजी से सीधा नदी में आ जाता है, इसलिए अचानक बाढ़ आ जाती है। अच्छा, क्योंकि सरफेस रॉक्स का है। मेक सेंस। और टेस्टिंग जोन का फोकस इनके ओरिजिन पॉइंट्स पर है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? आंसर बी, अमरकंटक। और फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है? आंसर सी, पुनपुन। बिल्कुल, उद्गम स्थल यानी ओरिजिन पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। नदियों का पानी कहाँ से आता है? बारिश और मौसम से। तो अब क्लाइमेट समझते हैं। यहाँ सेंटर में एक डिजिटल आइकॉन है, आधा चमकता हुआ सूरज और आधा बारिश वाला बादल। इस स्लाइड में जलवायु को नम उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड बताया गया है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोपन वर्गीकरण के अनुसार ये CW1 क्षेत्र है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है, जो ज्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून से आती हैं। गर्मियों में तापमान 35 से 45 डिग्री और सर्दियों में 0 से 10 डिग्री तक जाता है। एक मिनट, ये कोपन का CW1 क्या अजीब सा कोड है, ये समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ। ये दुनिया भर के मौसम को बांटने का एक इंटरनेशनल सिस्टम है। CW का सिंपल मतलब है ऐसा इलाका जहाँ सर्दियाँ सूखी होती हैं और गर्मियों में खूब बारिश होती है। ओ, विंटर्स ड्राई। तभी एग्जाम अलर्ट में यही अजीब कोड डायरेक्ट पूछा गया है। Q1 कोपन का वर्गीकरण क्या है? आंसर बी, CAW। और Q2 औसत वर्षा कितनी है? आंसर सी, 1205 mm। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस कोपन कोड को रट लो, ये स्ट्रिक्टली डायरेक्ट पूछा जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भारी बारिश और उत्तर की नदियों का सीधा नतीजा क्या होता है? एक बड़ी प्राकृतिक आपदा, फ्लड्स। इस 3D मैप में तो बिहार का पूरा उत्तरी हिस्सा ही नीले पानी यानी बाढ़ में डूबा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और फैक्ट्स बहुत अलार्मिंग हैं। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। 68,800 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग 73.06% क्षेत्रफल है, बाढ़ की चपेट में है। 38 में से 28 जिले फ्लड प्रोन हैं। माय गॉड, 73%। और उत्तरी बिहार की 76% आबादी इस खतरे में रहती है। इसका मेन कारण नेपाल में भारी बारिश और हिमालयी नदियों द्वारा लाया गया गार्ड बताया गया है। पर एक सवाल है मेरा, दक्षिण बिहार में इतनी बाढ़ क्यों नहीं आती? वहां भी तो नदियां हैं। बहुत सिंपल ज्योग्राफिकल रीजन है। दक्षिण बिहार का पठार थोड़ा ऊंचा है, जबकि उत्तर बिहार बिल्कुल सपाट और फ्लैट है। तो जब नेपाल की बड़ी नदियों का ओवरफ्लो होता है, सारा पानी फ्लैट इलाके में बुरी तरह फैल जाता है। एलिवेशन का फर्क है। टेस्टिंग जोन में इन्हीं नंबर्स पर फोकस है। Q1 कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? आंसर सी, 73%। और Q2 कितने जिले प्रभावित हैं? आंसर सी, 28। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये आंकड़े याद रखना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बाढ़ से जो जलोढ़ मिट्टी आती है ना, वो खेती के लिए एक वरदान भी साबित होती है। आओ, ये विजुअल बहुत रिफ्रेशिंग है। एक बहुत सुंदर खेत का चित्र है जहां एक आधुनिक ट्रैक्टर खड़ा है। ये एग्रीकल्चर वाली स्लाइड है। हाँ, यहाँ नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र 60% है, जो कि नेशनल एवरेज 42% से बहुत ज्यादा है। प्रमुख फसलें चावल, गेहूं और मक्का हैं। लेकिन यहाँ एक और सिस्टम मार्क किया है, आहार पाइन प्रणाली। हाँ, मैं वही देख रहा था। टेक्स्ट में लिखा है कि ये दक्षिण बिहार में जल प्रबंधन और सिंचाई की प्राचीन और पारंपरिक प्रणाली है। ये आहार पाइन सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है? देखो, दक्षिण बिहार में पानी की कमी होती है ना, तो बारिश के पानी को एक जगह रोकने के लिए जो बांध बनाते हैं उसे आहार कहते हैं, और फिर उस पानी को खेतों तक ले जाने वाली पक्की नाली या नहर को पाइन कहते हैं। ये सदियों पुराना पर बहुत ही बेहतरीन तरीका है।
अमेजिंग इंजीनियरिंग। तभी एग्जाम अलर्ट में यही पूछा है, क्यूबंग शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? आंसर सी 60%। और Q2 आहार पयान मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होता है? आंसर बी दक्षिण बिहार। बिल्कुल। और एक बात याद रखना, ये आहार पयान टॉपिक मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत हॉट टॉपिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। सिर्फ अनाज ही नहीं, बिहार कुछ खास चीजों के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। ओह, हॉर्टिकल्चर। यहाँ विजुअल में एक 3D शीशे का क्यूब है जिसके अंदर ताजी लाल लीची और सफेद मखाने रखे हुए हैं। लुक्स सो गुड। स्टैट्स और भी अच्छे हैं। मखाना यानी फॉक्सनट के मामले में बिहार पूरे भारत का 85 से 90% मखाना उगाता है, जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। और लीची में भारत की 71% लीची यहाँ होती है, जिसमें मुजफ्फरपुर मुख्य केंद्र है। साथ ही सब्जी उत्पादन में भी बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, 9% शेयर के साथ। पर एक डाउट है मेरे दिमाग में, पूरी दुनिया में मखाना सबसे ज्यादा सिर्फ बिहार में ही क्यों होता है? अभी हमने बाढ़ की बात की थी ना, उत्तर बिहार में बाढ़ के बाद जो पानी रुक जाता है वो वाटरलॉक्ड पॉन्ड्स बन जाते हैं। वो स्टैग्नेंट पानी मखाने की खेती के लिए एकदम परफेक्ट नेचुरल कंडीशन क्रिएट करता है। ओह, टर्निंग अ डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। टेस्टिंग जोन के सवाल भी फर्स्ट रैंक वाले हैं। Q1 मखाना उत्पादन में हिस्सेदारी, आंसर सी 85%। और Q2 लीची के लिए प्रसिद्ध जिला, आंसर बी मुजफ्फरपुर। सही बात। जो चीजें फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड होती हैं, एग्जामिनर हमेशा पूछता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। खेती के बाद ग्रामीण इकोनॉमी का दूसरा बड़ा पिलर है पशुपालन। डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री। विजुअल में एक बड़ा सा मॉडर्न शाइनी स्टेनलेस स्टील का मिल्क साइलो दिख रहा है जिस पर डिजिटल स्क्रीन्स लगी हैं। हाँ, टेक्स्ट बताता है कि कुल दुग्ध उत्पादन 4.06 मिलियन मेट्रिक टन है। यहाँ COMFD यानी सुधा डेयरी का जिक्र है, जिसकी स्थापना 1983 में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत हुई थी। और इसमें यह भी लिखा है कि 2013 में नालंदा में ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड डेयरी प्लांट खोला गया। साथ ही भागलपुर और पूर्णिया में भी नए प्लांट्स लगे हैं। ये श्वेत क्रांति का बिहार में एक्चुअली क्या असर हुआ था? बिहार में सुधा डेयरी उसी क्रांति का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। इसने डायरेक्ट सप्लाई चेन बनाकर लाखों किसानों की आय बढ़ाई और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाया। दैट्स ग्रेट। और एग्जाम अलर्ट में ईयर्स और प्लेसेस ही हाईलाइट किए गए हैं। Q1 COMFD की स्थापना कब हुई? आंसर बी 1983। और Q2 पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड प्लांट कहाँ है? आंसर बी नालंदा। बिल्कुल। इन सालों और जिलों का नाम ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जमीन के ऊपर की सारी ज्योग्राफी देख ली हमने, अब थोड़ा जमीन के नीचे यानी खनिजों पर नजर डालते हैं। मेजर मिनरल रिसोर्सेज। विजुअल बहुत कूल है। चट्टानों का एक 3D मॉडल है जिसमें सोने की तरह चमकने वाला पाइराइट और सफेद चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन साफ दिख रहा है। राइट। बंटवारे के बाद अधिकांश मिनरल्स तो झारखंड चले गए, पर अब जो बचे हैं वो मुख्य रूप से दक्षिणी पठारी जिलों में है, जैसे रोहतास, कैमूर और गया। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में मार्क किया है, जो पहले भी देखा था सीमेंट उद्योग के लिए। पर यह पाइराइट्स वाला पॉइंट नया है। रोहतास के अमझौर में इसका बहुत बड़ा भंडार है जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। मैंने बचपन में सुना था पाइराइट को लोग फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना कहते हैं। ऐसा क्यों? तुमने बिल्कुल सही सुना था। पाइराइट की चमक बिल्कुल असली सोने जैसी होती है। लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आयरन सल्फाइड होता है जो खेतों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। ओह, लुकिंग लाइक गोल्ड बट वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर। टेस्टिंग जोन में सवाल यही पूछे गए हैं। Q1 चूना पत्थर किन जिलों में? आंसर ए रोहतास और कैमूर। और Q2 पाइराइट्स का भंडार कहाँ है? आंसर बी रोहतास का अमझौर। अमझौर का नाम स्पेसिफिकली याद रखने वाला पॉइंट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आम खनिजों के बाद अब हम उन बेहद कीमती खनिजों की बात करते हैं जो हाल ही में न्यूज में बहुत हाईलाइट हुए हैं। ओह, प्रेशियस एंड एटॉमिक मिनरल्स। यहाँ विजुअल एकदम प्रीमियम है। एक तरफ चमचमाती हुई सोने की ईंट है और दूसरी तरफ एक एटम का 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ, सोने की बात करें तो जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में सोने के बहुत बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं और अभी वहाँ अन्वेषण चल रहा है।
उसके अलावा गया और नवादा में यूरेनियम और अभ्रक यानी माइका के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही है, यहाँ लिखा है कि पूर्णिया बेसन में हाइड्रोकार्बन यानी तेल और नेचुरल गैस की खोज चल रही है। क्या सच में बिहार में पेट्रोल या तेल मिलने का चांस है? हाँ, बिल्कुल चांस है। पूर्णिया बेसिन की भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल संरचना कुछ ऐसी है कि वहां जमीन के नीचे तेल मिलने की भारी संभावना है, इसीलिए खोज इतने जोरों पर है। माइंड ब्लोइंग। तभी तो करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ एग्जाम बॉक्स में पूछा है, Q1 सोने के बड़े भंडार के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आंसर सी जमुई। और Q2 हाइड्रोकार्बन की खोज किस बेसिन में हो रही है? आंसर बी पूर्णिया बेसिन। सही बात। जमुई का गोल्ड रिजर्व तो एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट सवाल रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हमारी 15 स्लाइड्स पूरी हो गई हैं। अब इस आखिरी स्लाइड में नेचर और वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती देखते हैं। वाह, ये 3D डायोरामा सच में बहुत ब्यूटीफुल है। हरियाली, वाइल्ड एनिमल्स और ठीक बीच में एक पानी का कुंड है जिसमें से भाप निकल रही है। हॉट स्प्रिंग। हाँ, ये भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य का विजुअल है। इसे 1975 में मुंगेर जिले में स्थापित किया गया था। ये लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। और इसके नीचे गर्म जलकुंडों की लिस्ट है, भीमबंध, सीताकुंड और ऋषिकुंड। भीमबंध के बारे में लिखा है कि यहाँ के झरने सबसे ज्यादा गर्म हैं, लगभग 52 से 65 डिग्री सेल्सियस तक, और इन्हें जियोथर्मल एनर्जी का संभावित स्रोत बताया गया है। पर एक बात बताओ, जमीन के अंदर से अचानक इतना उबलता हुआ पानी अपने आप कैसे निकल आता है? नीचे मैग्मा की गर्मी और रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से वहां का अंडरग्राउंड पानी सुपर हीट हो जाता है और फिर वही उबलता हुआ पानी प्रेशर की वजह से दरारों से बाहर आ जाता है। साइंस इज अमेजिंग। और इस फाइनल टेस्टिंग जोन में उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स पर ही फोकस किया है। Q1 भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? आंसर बी मुंगेर। और Q2 किस जलकुंड का तापमान सर्वाधिक रहता है? आंसर सी भीमबंध। बिल्कुल। हॉट स्प्रिंग से ज्योग्राफी के पेपर में एक सवाल तो पक्का आता ही है। तो देखा तुमने, इन 16 स्लाइड्स को एनालाइज